नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं महागठबंधन की। चूंकि आज कांग्रेस पार्टी की बड़ी बैठक होने जा रही है और ये बैठक उस समय हो रही है जब बिहार में चुनाव की घोषणा आने वाले 10 दिनों के अंदर संभव है। बहुत अधिक संभव है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में बिहार में चुनाव घोषित हो जाए। चुनाव आचार संहिता लग जा सकता है बिहार में। और इस दौर में जब आज महागठबंधन की एक बैठक भी प्रस्तावित है, आज ही पटना में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है। आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज पटना में 85 वर्षों के बाद कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है। मतलब आजाद भारत में यह पहली बैठक है कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय कार्य समिति की। तो मित्रों, आज हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि वो दौर जब बिहार में 20 वर्षों का शासनकाल नीतीश कुमार लगभग पूरा कर चुके हैं। कहा जाता है कि नीतीश कुमार के खिलाफ जितने भी सर्वे आ रहे हैं, ओपिनियन पोल आ रहे हैं, हर सर्वे हर ओपिनियन पोल में नीतीश कुमार की लोकप्रियता ढलान पर है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की लोकप्रियता के बीच, मतलब भावी मुख्यमंत्री उम्मीदवार के लिए जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं मतदाताओं से, उनमें लगभग 10% से लेकर 20% तक का गैप बना हुआ है। तो सवाल यह उठता है कि तेजस्वी यादव के रास्ते में बाधा कौन क्या क्या है। तो आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि तेजस्वी यादव जहां खड़े हैं, जिस जमीन पे खड़े हैं, वो जमीन है क्या? वो जमीन है महागठबंधन का, वो जमीन है इंडिया अलायंस का। बिहार की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में कोई भी दल यदि ये चाहे कि हम सरकार में आ जाएं अपने बलबूते चुनाव लड़कर, तो वो असंभव है। न भारतीय जनता पार्टी के लिए संभव है, न जनता दल यूनाइटेड के लिए संभव है, न राष्ट्रीय जनता दल के लिए संभव है, न कांग्रेस पार्टी के लिए संभव है। और जितने भी दल हैं वो तो खैर मार्जिनल फोर्सेज हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब तक दो दल एक साथ नहीं रहेंगे, तब तक सरकार में आना लगभग ही नहीं बल्कि नितांत असंभव है। लेकिन आप दो दल के अलावा जब तीसरे दल की हम बात करेंगे दोनों गठबंधन में, तो कई ऐसी ताकतें हैं दोनों गठबंधन के अंदर जो किसी को चुनाव अपने बलबूते जिता नहीं सकती, लेकिन किसी गठबंधन को हरा जरूर सकती है। मैं बात कर रहा हूं चिराग पासवान की। आपने देखा 2020 के विधानसभा चुनाव में क्या परिस्थिति हुई, जनता दल यूनाइटेड के साथ क्या खेल हुआ। खुद तो चिराग पासवान एक ही सीट जीत पाए, लेकिन नीतीश कुमार का बैंड बजा दिया। तो वैसे ही मुकेश सहनी ने पिछले विधानसभा चुनाव में क्या किया था, साल के 11 महीना रहा महागठबंधन के साथ, और अंतिम दिन जब चुनाव में सीटों के बंटवारे का घोषणा होनी थी, उस दिन मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव पर पीठ में छुरा भोंकने का आरोप लगाकर चले गए अमित शाह से मिलने। तो ये सब खेल बिहार में होता रहता है। तो इस बार हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है, मुख्यमंत्री बनने के रास्ते में बाधा क्या क्या है। तो सबसे पहली बाधा है कांग्रेस पार्टी और दूसरी मुकेश सहनी। इसलिए मैं कह रहा हूं चूंकि और जितने भी दल हैं, चाहे वो सीपीआई हो, सीपीएम हो, मार्जिनल फोर्सेज हैं, अब कुछ बचा नहीं है उनके पास, केवल बचा है उनका नाम। इसके अलावा जमीन उखड़ चुकी है। उस बेगूसराय से भी जमीन उखड़ चुकी है जिसे कभी लेनिनग्राद कहा जाता था। यदि आरजेडी का सहयोग न हो तो बेगूसराय में भी एक भी सीट जीतना सीपीआई के लिए, समस्तीपुर में एक भी सीट जीतना सीपीआई सीपीएम के लिए संभव नहीं है। यह वास्तविकता है। रही बात सीपीआईएमएल की, तो सीपीआईएमएल की भी जीतने की संभावना अकेले में 1-2 सीट की है। लेकिन जब सीपीआईएमएल आरजेडी के साथ मिल जाती है तो इन दोनों की ताकत बाली वाली हो जाती है। मतलब दोनों के दोनों बहुत ही शक्तिशाली हो जाते हैं। अकेले में
कहावत है ना कि चना अकेला चना मैं नहीं कहूंगा फोड़ नहीं सकता, ठीक है। तो वैसे वही स्थिति होती है कि अकेली लड़ाई लड़कर न सीपीआईएमएल न आरजेडी कुछ भी नहीं कर सकती है, कोई ताकत नहीं बनती। लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं मगध में और शाहाबाद में, तो एक बड़ी शक्ति के रूप में इसका उदय होता है। और परिणाम हमने देखा है, चाहे 2020 का विधानसभा चुनाव हो, चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव हो, इस बात के प्रत्यक्ष गवाह रहे हैं। मुकेश सहनी वो फैक्टर है आरजेडी के लिए विशेषकर, मैं मान रहा हूं, मेरा मानना है कि एनडीए के लिए छोटा फैक्टर है मुकेश सहनी, महागठबंधन के लिए बड़ा फैक्टर है। क्यों? इसलिए कि एनडीए के साथ लगातार अगर हम देखें तो 2005 के बाद से लगातार, और खुद मुकेश सहनी की जाति निषाद समाज 1990 से ही लगभग निषाद समाज का हिंदूकरण हो चुका है। बीजेपी की सोच के तरीके से ही बिहार का निषाद समाज सोचता है। लेकिन मुकेश सहनी के राजनीतिक उदय के बाद निषाद समाज के युवाओं में एक सत्ता के लिए आकांक्षा डेवलप हुई है कि नहीं, हमारी जाति से भी कोई बिहार का उप मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये आकांक्षा सहनी समाज के विशेषकर युवाओं में ये चीजें जागृत हुई है। लेकिन वो मत जो है कितना बड़ा फैक्टर है तेजस्वी यादव के लिए, इस बात को समझिए। ये वो फैक्टर है जब तेजस्वी यादव मुकेश सहनी के बहाने अति पिछड़ों को, महादलितों को, दलितों को ये भरोसा दिला सकते हैं कि आपको आरजेडी के वोट बैंक से डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम इतिहास देखें तो एक जमाना था जब आरजेडी के साथ पूरे बिहार के दलित, पिछड़े, अति पिछड़े सबके सब हुआ करते थे। लालू प्रसाद यादव पिछड़ों के मसीहा हुआ करते थे, न कि केवल यादवों के मसीहा हुआ करते थे, केवल मुसलमानों के मसीहा नहीं हुआ करते थे लालू यादव। लेकिन छिटके क्यों भागा अति पिछड़ा समाज आरजेडी से? तो जिन कारणों से भागा उन कारणों का जवाब है मुकेश सहनी का आरजेडी के साथ रहना, तेजस्वी यादव के साथ रहना, महागठबंधन के साथ रहना, अति पिछड़ा और गैर यादव पिछड़ा दलितों में यह भरोसा दिलाता है कि आपको आरजेडी का जो यादव मुसलमान वोट बैंक है उससे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए मुकेश सहनी एक बड़ी चुनौती बनकर खड़े हैं। और यही कमजोर नब्ज मुकेश सहनी ने भी तेजस्वी यादव का पकड़ा है। और इसी कमजोर नब्ज को पकड़ने के कारण मुकेश सहनी की बार्गेनिंग पावर बढ़ गई है। मुकेश सहनी को पता है कि एनडीए में उनकी वो बार्गेनिंग पावर नहीं है, क्योंकि अति पिछड़ा बीजेपी जिन कारणों से वो महागठबंधन लालू यादव को छोड़ा, वो कारण खत्म नहीं हुए हैं। और उसके नेता के रूप में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार का उदय हो चुका है। अति पिछड़ों को सत्ता में प्रतिनिधित्व, चाहे वो एमएलसी बनाना हो, चाहे वो राज्यसभा भेजना हो, चाहे वो लोकसभा में टिकट देना हो, जितना एनडीए ने किया, नीतीश कुमार और बीजेपी ने किया, उतना आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने बिहार में किया ही नहीं। आज भी अगर अति पिछड़ों की सूची निकाल कर देख लीजिए, लोकसभा, राज्यसभा, बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद, सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व बिहार में बीजेपी ने दिया है और उसके बाद जनता दल यूनाइटेड ने दिया है। तो उन अति पिछड़ों को मुकेश सहनी को यह पता है। इसी कारण से मुकेश सहनी की बार्गेनिंग ताकत बढ़ी हुई है और मुकेश सहनी झुकने को तैयार नहीं हो रहे हैं। राहुल गांधी दो कारणों से झुकने को तैयार नहीं हो रहे हैं जो तेजस्वी यादव के लिए चुनौती है। एक तो जो चालाकी मैंने कई बार कहा है आरजेडी के लोगों ने किया था 2020 के विधानसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ, कि जहां जहां कांग्रेस लड़ना चाहती थी वहां कांग्रेस को नहीं लड़ने दिया, और जहां कांग्रेस नहीं लड़ना चाहती थी, आरजेडी को लगता था कि ये सीट आरजेडी से निकलेगी नहीं, वहां कांग्रेस को लड़ लो। ठीक है, तो ये चीजें से कांग्रेस सशंकित हुई। और इस बार जो है दोनों 2020 विधानसभा, 2024 लोकसभा चुनाव
का बदला जो है आरजेडी से लेने पर उतारू है राहुल गांधी। और उसी कारण से ये दोनों कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव के लिए बड़ा खतरा और बड़ी चुनौती बनकर खड़े हैं। जनता की अदालत में तेजस्वी यादव को बिहार के लोगों ने लगभग मुख्यमंत्री स्वीकार कर लिया है। और मेरा मानना है कि यदि महागठबंधन एकजुट रहा तो शायद दुनिया की कोई ताकत इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक पाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव को कांग्रेस और मुकेश सहनी का जो इशू है, इस इशू को सॉल्व करना ही पड़ेगा। तेजस्वी यादव के रास्ते में केवल और केवल कांग्रेस, राहुल गांधी, मुकेश सहनी, वीआईपी, ये दो सबसे बड़ी चुनौती है। कैसे निपटते हैं तेजस्वी यादव, ये तेजस्वी यादव के राजनीतिक कौशल की सबसे बड़ी परीक्षा है। इस बार जीते तो छक्का लगेगा, नहीं तो ये दोनों क्लीन बोल्ड जीरो पे डक करवा सकते हैं। क्या होगा आने वाला समय बताएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।